अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जो शिक्षा एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो चल रहा है प्रोसेस में, जो मतलब पहली दूसरी जो भी सिलेबस लागा है, वो क्या सही है? सही पढ़ा रहे हैं? आप देख लो ना, पहली दूसरी छोड़ो, BA एम टेक बी टेक इन्हें देख लो, हाँ। B.Com M.Com सारा करके फिर आखिर में न्यू सोचता रहा बालक अकीब के करना भाई, माँ बाप ने भी न्यू सोचना पड़ा कि इस ये भी कहाँ जावा भाई, ये कोई और फिर वो टोंदा अपने कागजा ने सारा ने ठाक ने और न्यू बीक सी मांगता फिर है दे मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल ला रखे रहे कि नौकरी दे दे, नौकरी दे दे। B.Tech करे बालक मेरे पास फ़ोन करे, डॉक्टर साहब कोई नौकरी का जुगाड़ हो जाएगा। मैं उससे पूछूंगा भाई स्किल क्या है तेरे पास, उन्होंने कहोगा स्किल का तो बेरा नहीं जी, B.Tech कर रखी, अंधा कुछ नहीं, B.Tech कर रखी, क्या की B.Tech कर रखी भाई, के नौकरी का जुगाड़ करा, कितनी तनख्वाह चाहिए भाई, देख लो जी खर्चा चल जाए, कितना चाहिए तेरा खर्चा कितना, देख लो जी 10 12 15 जितना जुगाड़ बनता हो। हाँ। मैं भाई 8,000 तो दे इसको, बोला ठीक है जी, एक्सपीरियंस लेने खातर ले लिया, एक्सपीरियंस के लिए किसी भी लेवल तक तो B.Tech न्यू करी थी गए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई, जो एजुकेशन बच्चे को उसके जीवन के लिए तैयार नहीं करती वो वेस्टेज है उसकी ज़िंदगी का भी और टाइम का भी, और जो एजुकेशन उसको ज़िंदगी के लिए तैयार कर रही है वह है असली अच्छा, एजुकेशन। नैतिक शिक्षा क्या मानो आप? क्या है नैतिक शिक्षा? क्या? जी, आदमी को अपना धर्म पता हो, हम्म। पिता के तौर पे, माता के तौर पे, समाज में टीचर के तौर पे, नौकरी करने वाले के तौर पे, वो उसका क्या कर्तव्य है, वो जिस पोजीशन पर भी है, कभी मैं पिता हूँ कभी मैं पुत्र हूँ, तो पिता के तौर पे मेरा कर्तव्य अलग है, पुत्र के तौर पे अलग है। मुझे वो शिक्षा बचपन में दे दी जाए कि मेरे नैतिक कर्तव्य क्या हैं, मुझे किस तरह की ज़िंदगी जीने हैं, वो है नैतिक शिक्षा। अच्छा। अच्छा, एक 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, फिर BA कर ली, एक बच्चा आके डिस्टर्ब हो जाए एक टाइम पर कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास अब कुछ भी कार्य नहीं फेलियर है। है ये क्यों समाज का, फेलियर हो रहा है ये? समाज का, टीचर्स का और पेरेंट्स का फेलियर है ये। हाँ। उसको कैसे ये, वो कैसे ये सोच सकता है कि मैं अब क्या करूं, उसके पास तो बचपन में जब वो स्कूल में होता है ना तब इतने सारी चॉइस होनी चाहिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, उसकी मर्जी होनी चाहिए वो क्या चूज करे, होना तो ये चाहिए। उल्टा वो कंफ्यूज हो रहा है, उल्टा वो डिप्रेशन में है कि मैं अब मुझे कुछ मिल नहीं रहा। उसको इतनी सारी चीजें मिलनी चाहिए कि सुविधाओं के अभाव में वो अपने करियर को चूज करने में दिक्कत ना माने। यही समाज का कर्तव्य है, यही टीचर्स का रोल है, यही माँ बाप को करना चाहिए। अच्छा, जापान और चीन के स्कूलों में वो रोबोट बनाने सिखावा होती, वो अपने इंटरेस्ट पर छोड़ दें, तो कुछ भी कर, खेलना है तेरे को, रोबोट बनाना तेरे को, वो सही है? वो ड्रामा शिक्षा है, सही वो है? ड्रामा है जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। रोबोट बनाना नहीं सिखाते, वो आपको मशीनों के साथ खेलना सिखाते हैं, वो आपको उनका कनेक्शन सिखाते हैं, सभी तरह की चीज़ें बनाना सिखाते हैं, वो खेती करना भी सिखाते हैं, वो अन्न उगाना भी सिखाते हैं, वो वहाँ पर मतलब सफाई करना भी सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। और जहाँ जो लोग ऐसा करना सिखा, और वो भी ऐसा नहीं कि सब जगह सिखाते हैं। चाइना में आपने जाके नहीं देखा, चाइना में अपने डेलीगेट जाते रहते हैं जो अपनी टीम में से हैं, वो बताते हैं बहुत गरीबी है वहाँ। जो चाइना का रूप आपको दिखाया जाता है वो एक कैपिटलिस्ट एरिया है जहाँ सिर्फ अमीरों का एरिया है। जैसे अहमदाबाद में जब ट्रंप ने आना था तो उस टाइम दीवार खींचकर गरीबों को छुपाया गया था, ऐसे ही चाइना के अंदर गरीबों का अलग इलाका है जहाँ दीवारें डाल करके उनको बाकी दुनिया से मरहूम रखा जाता है। अपने सामने रियल को बहुत नहीं लेके आए। असली चीज़ नहीं आती है। यही काम सभी देशों के अंदर है। जो गरीबी बहुत है, अमेरिका में जाओगे कैंसर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है, फैमिली का कोई कल्चर नहीं है, बेरोजगारी इतना बुरा हाल है, लोग अपने मेडिकल बिल तक पे नहीं कर सकते। कोई अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद देश नहीं है। अच्छा, विस्थापन जो हो रहा है दूसरे देशों में, अपने देश से जो बच्चे जा रहे हैं अमेरिका और देशों में जो जा रहे हैं, वो उधर अमेरिका नहीं, रोजगार के लिए जा देखो रहे हैं? रोजगार के लिए नहीं जा रहे, उनके अंदर एक, उनके दिमाग में एक कचरा भर दिया गया कि यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ सब कुछ है। यही कचरा बिहारियों के, झारखंड वालों के दिमाग में भर दिया कि यूपी उसमें हरियाणा और पंजाब में सब कुछ है। ये राजनीति करने वाले लोग जब इंटरनेशनल राजनीति की बारी आए तो देश के बच्चों को छुड़वाते हैं, और जब देश की राजनीति की बारी आए तो प्रदेश के बच्चों को छुड़वाते हैं। असली खेल है आपको आपकी मेन जमीन से दूर करना। जब आप अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ करके किसी और जगह पर जाकर बसना शुरू कर देते हो तो आपको रिफ्यूजी बोला जाता है। असली आदमी, असली मालिक धरती का वो है जो अपनी पुश्तैनी जमीन पर बैठा है। इसलिए आप उस जमीन पर अपना अधिकार ना जता दो, इसलिए वहां से छोड़ा जाता है। आपको शायद पता नहीं है,
पिछले कुछ सालों में बिहार का जो पलायन है, झारखंड और बिहार का, वो हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है। उसका बड़ा कारण है कि अभी अडानी को बिहारियों की ज़मीन चाहिए, ताकि बिहारियों को ये कह दिया जाए कि तुम्हारा बिहार तो गरीब है, तुम इधर आ जाओ और वहाँ वो उस ज़मीन पर कब्जा कर लें। इस पूरे गेम प्लान का बड़ा प्लान है, इसको अच्छा, अरे एक इंटरनेशनल किसान स्कैम है। अरे एक किसान अपने बच्चे को ये क्यों कह दे है कि भाई खेती में कुछ नहीं, तुम बाहर चले जा और कहीं पर, खुद अपना माँ बाप ये बोल रहे हैं ये उसको उसके कि दिमाग में डाला गया, खेती को घाटे का सौदा बनाया गया, तो माँ बाप ने ये सोचा कि जैसे मुझे घाटा हो रहा है ऐसे ही मेरे बच्चे को भी घाटा होगा। उस घाटे से उभारने के लिए वो माँ बाप ये सोचता है कि शायद इससे अलावा कुछ करेगा तो इससे फालतू कमा लेगा। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, आप टीवी चैनलों को देखोगे ना, या किसी और आदमी की जिंदगी देखोगे, किसी बड़ी सी गाड़ी में बैठे आदमी को देख के आपको ऐसा लगेगा ओ भाई इसकी मौज है। उस आपको नहीं पता उसके घर में क्या डिप्रेशन चल रहा है, भाई भाई का के झगड़ा चल रहा है, उनका गोली चालन ना हो रही है, उनका कैंसर हो रहा है, 3 मरीज कैंसर के पड़े हैं, कर्जा इतना हो रहा है कि बैंक उसकी 3 प्रॉपर्टी नीलाम कर चुका। आपको थोड़ी मालूम है क्या हाल है। इसी तरह किसान को नहीं पता है कि वहाँ जब वो नौकरी करने जाएगा या बच्चा जब वहाँ रहेगा तो किस हाल में रहेगा, कैसा खाना खाएगा, कैसी संगत में पड़ेगा, कहीं नशे का आदी तो नहीं हो जाए। किसान तो बस ये सोचता है कि यहाँ से अच्छी ही जिंदगी होगी अगर यहाँ से चला जाएगा, जबकि असली बात ये है कि उसके पास सबसे बड़ी चीज है इस धरती पर, वो है धरती माता, जो कभी किसी को भूखा नहीं मरने देती। जो जमीन पे किसान कह रहा है कि इस जमीन में कुछ नहीं रखा तू छोड़ जा, फिर रोज के 10,000 करोड़ रुपए कमाने वाले अंबानी अडानी को क्यों चाहिए आपकी जमीन? अगर जमीन में कुछ ना रखा होता तो वो आपकी जमीनों के पीछे क्यों पड़े होते भाई? असल बात तो ये है कि जमीन एक ऐसी चीज है जिसमें से कोयला, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कपड़ा, चमड़ा, रबड़, पानी, अनाज, खान, सब कुछ तो जमीन से मिलता है। तो आप कैसे कह सकते हो जमीन में कुछ नहीं रखा? अरे जमीन में ही सब कुछ रखा है। लेकिन फिर करने वाले को, किसान की क्यों उसकी कमीज फटी रहे, उसकी धोती फटी रहे, उसकी थाली में रोटी नहीं है, फिर भी वो गरीब देखो है। कमीज फटी होना और धोती फटी होना ये गरीबी की निशानी नहीं है। पहली बात तो ये थाली में है, रोटी भी नहीं है। थाली में रोटी ऐसी बात नहीं है। जो किसान की थाली में रोटी है वो किसी की थाली में हो भी नहीं सकती आज के टाइम पे। उसको सिर्फ बाकी दुनिया से पीछे रखा गया है योजना के तहत। हरित क्रांति का जो षड्यंत्र आया था, उस षड्यंत्र के बाद किसान का खर्चा ज्यादा कर दिया गया और आमदन कम कर दी गई। हरित क्रांति षड्यंत्र है, बहुत बड़ा गेम है स्वामीनाथन का। हरित क्रांति का जो पर्पस था बेसिकली ये था कि आपके जो इंडिजीनियस बीज हैं, जो आपके पारंपरिक बीज हैं, उनको खत्म करके और हाइब्रिड बीज, बाजार आधारित खेती लाना था। बाजार जब भी किसी चीज में घुस जाएगा वो बर्बादी करेगा, तो बाजार को घुसाने के लिए ही हरित क्रांति का ड्रामा किया गया था। हरित क्रांति तो ये बोलती कि अच्छे बीज प्रोवाइड करवाए हैं, अच्छे संसाधन प्रोवाइड करवाए हैं, अच्छे बीज, उन्नत बीज। मुझे एक बार वहाँ हिसार यूनिवर्सिटी के एक एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे, वो बोले हम उन्नत बीज बनाते हैं, विकसित बीज बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा आप विकसित बीज बनाते हो? बोला हाँ। मैं कहा अच्छा एक बात बताओ, बीज बनाना आपने सीखा है कुदरत से या कुदरत ने आपसे सीखा है? बोला कुदरत में तो पहले से है। अच्छा कुदरत ने बीज बनाने आवे हैं? बोला हाँ आवे हैं। मतलब आप अगर उसने परमात्मा मान लिया तो परमात्मा बीज बनाने आवे हैं। उससे उन्नत बीज आप केवल तब बना सकते हो जब आपको परमात्मा से ज्यादा ज्ञान होगा। बिल्कुल जब भी बना सके। बिल्कुल। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट ने कह रहा है कि मैंने उन्नत बीज बना दिए, तो मतलब बीज जिसने बनाया था उससे फालतू नॉलेज हो गया उसने। आप बीजों के जीन्स के साथ छेड़खानी तो कर सकते हो, उन्नत नहीं बना सकते। और जिसको आप कीटनाशक बोल रहे हो ना, नाम में कीटनाशक रहे यार, कीटों को नाश करने वाला। आप कीटों का नाश करोगे तो धरती के पुत्र कैसे हो गए आप? वो फिर वो कीटनाशक उसके किसान के मित्र कीट का नाश नहीं कर रहे, वो शत्रु कीट का नाश कर रहे, जो फसल को नुकसान आपको कैसे पता? जैसे आपको ये कह देता है अगर भैया साबुन लानते 99% कीटाणु जो है वो खत्म हो जाए स्किन के। 99% कीटाणु ही फायदे के होते हैं, 1% ही नुकसान वाले होते हैं। तो साबुन से 1% नहीं छोड़ा है, बाकी जो काम के कीटाणु है उन्हें सारा न मार दे। यही काम वो कीटनाशक है, काम के कीटों को मारने के लिए होता है। अभी जो ये वो दवाई छिड़के है ना घास न मारने खातर, उसमें असल में जड़ी बूटियां मरे हैं,
उसमें आपके बीमारियों को ठीक करने के जड़ी बूटियां मरती हैं। सरकार ने बांग ने फूकण का वो दे रखा आदेश, दे रखे। मरे बटे। और बांग कितनी बड़ी औषधि है इसका अंदाजा नहीं है आपको। बांग की बनाई हुई लकड़ी का जय उसके उपले भी बने, उसकी ईंट भी बने, उसके कपड़े भी बने, उसकी दवाई भी बने। और कपड़े एसी जैसे हुए, घर बनाओगा उसका जमानु एयर कंडीशनर 5-5 डिग्री का फर्क ना, गर्मी में गर्मी लागे ना सर्दी में सर्दी। और जब खानदा रहोगा तो कदे भी आपका बीमारी नहीं होने देवे। फिर भांग दुनिया तो नशा के रूप में लग गए लोग। भांग को नशे के रूप में लोगों ने कभी नहीं लिया। कितने पत्ते खा ले भांग, कदे नशा करे को नहीं। अच्छा। नशा बनाया इन लोगों ने, चोरों ने। नशा साबित जो भी आपके काम की चीज है, अफीम है नशा नहीं है, दवाई है, भांग है, दवाई। देने लगे। ओवरडोज तो यार इनने दिया। हाँ, इनने दिया। ओवरडोज इनने दिया। अगर जय एक आदमी अफीम के ओवरडोज से मर गया तो अफीम को बैन करना है, तो सड़क पे एक भी आदमी मर दे, सड़क पे चलना बैन होना चाहिए। बिल्कुल। फिर क्यों कैसे नहीं करा? 24 लाख बच्चा इस देश के अंदर 3 कारणों से मरता है हर साल। कुपोषण से, गलत इलाज होने से और इलाज ना मिलने से। उस पर तो कुछ नहीं बोलता सरकार। डिप्रेशन में कितने लोग मरे, उस पर तो कुछ नहीं बोल दे। एक भी किसान अगर कर्जे की वजह से आत्महत्या करता है तो कर्जा माफ होना चाहिए सबका। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होता? बड़ी चिंता हो ना थारी। कैंसर तक मरो तो अपना इलाज खुद कराओगे, एक्सीडेंट में मरो तो खुद कराओगे, बालक पैदा होने वाले अस्पताल में जरा 20-20, 25-25, 1-1 लाख रुपया खुद खर्च करोगे और निकोगी कोरोना तो नहीं मरने देने थारता है। ऐसा सेलेक्टिव इलाज कैसे करते हो आप? मतलब इतना दोगलापन कहां से लाते हैं ये उधर बैठे हुए मंत्रालय में बैठे हुए लोग कि एक चीज के ऊपर तो उनका ये रिएक्शन है, दूसरी चीज के ऊपर। अरे ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा, ये दोगलापन समझो। वो कहते हैं योगी ने इतने अवैध कत्ल खाने बंद करा दिए। अरे उन्हें वैध भी तो खोल दिए। वैध कत्ल खाना में गाय की आरती उतारे हैं के, उसमें भी तो गाय कटा है। अवैध बंद कर दिए, बोले अवैध आते बंद कर दिए, दारू पीने के ठिकाने अवैध बंद कर दिए, लेकिन वैध खोल दिए। ये बात कर रहे यार, इतने चमकदार ठेके खोलने लग रहे वो आपके बच्चों को ये दिखाने के लिए। भांग का नशा जो दवाई है उन्हें तो नशा कम है, और जो असली नशा उन्हें सड़क के ऊपर चमकदार ठेके बना के बेचन लग रहे। एक एक गांव में 2-2, 3-3 और बार खोलने लग रहे, आपके गाँव को नाश करने लग रहे। इतना दोगलापन, और समझ में नहीं आएगा क्या हम लोगों को? हमारे को सब समझ में आ रहा है। अच्छा, तो फिर किस तरीके से टैकल कर सका आप इस तरीके? भाई ये बड़ा काम है। पहले तो समझ की लड़ाई है मेरे भाई। पहले समझें, क्योंकि समझ ही समाधान है। बिल्कुल। और सारी प्रॉब्लम की जड़ है ना समझी। तो पहले एक बार समझ लिया। तो जनता सरकार मोर्चा ट्रेनिंग देता रहता है। 24 नवंबर को अभी तालकटोरा स्टेडियम में अपना सेमिनार है पेरेंटिंग पे। बच्चों की परवरिश के लिए क्या किया जाए, 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे लागू किया जाए, आने वाले टाइम में कर्जे से मुक्ति कैसे हो, और बाकी अपने बच्चों को और गांव को बचाने की लड़ाई कैसे लड़े, इसके लिए लगातार अपन ट्रेनिंग कर दे रहा हूँ जनता सरकार मोर्चा वाले। उन ट्रेनिंग्स में गांव वाले आएंगे तो शायद हम कुछ बड़ा समाज के लिए कुछ एक उदाहरण भी पेश कर पाएंगे और कुछ लोगों को इस बारे में समझा पाएंगे। ऐसी उम्मीद हम लोगों को है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी।